ये हमें समझना चाहिए, इस चीज का हमें फक्र होना चाहिए। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप अपनी लड़ाई को गिनती पे नहीं जाइए, इस पे जाइए कि आपके साथ सारा ट्रेड यूनियन आंदोलन खड़ा है। उस लड़ाई को देशभक्ति की लड़ाई के रूप में आप देखिए। देशभक्ति की बड़ी बड़ी बातें हो रही है पूरे देश के अंदर, तो देशभक्ति की लड़ाई तो ये है जो सड़कों पे लड़ी जा रही है। इसलिए साथियों, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद, आपके बैंक के भी बनने के बाद, हमारे देश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ा विकास प्रक्रिया हुई। छोटा क्षेत्र बढ़ पाया जो रोजगार देता है, एमएसएमई एडवांस हुए, आपकी जो पूरी एनिमल हस्बेंड्री थी वो एडवांस हुई, हमारा खेती का क्षेत्र बड़ी तेजी से आगे बढ़ा। तो वो ग्रीन रेवोल्यूशन हो, वो व्हाइट रेवोल्यूशन हो, वो छोटे सेक्टर की ग्रोथ हो, वो हमारे बैंकिंग सेक्टर ने इस देश को दिया। और जो मिडिल क्लास क्रिएट हुई, वो मिडिल क्लास कंज्यूमरिस्ट भी हुई। तो उसी को नजर में रखते हुए पाश्चात्य की शक्तियां, अमेरिका और उसके चौगड्डे के लोग उसी कंज्यूमर के पास भागे आ रहे। लेकिन सरकार की नीति उसी मिडिल क्लास को पीट डालने वाली है। झुंझुना दिखाने से तो कुछ नहीं होता है ना, कि हमने इतने लाख इनकम टैक्स से आपको बरी कर दिया, पर आप तो अडानी और अंबानी के कॉरपोरेट घरानों के टैक्स रिड्यूस कर रहे हो। आप कॉमन मैन पे जीएसटी के जरिए से इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ा रहे हो, आए दिन नए नए सेस लगा रहे हो। उस सारी स्थिति में सरकार की जो नीतियां हैं वो हमारे पब्लिक सेक्टर, हमारे गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सर्विसेज के खिलाफ जाती है, कॉमन मैन के खिलाफ जाती है। ऐसी सिचुएशन में ट्रेड यूनियंस ने बहुत मुख्य रोल अदा करना है, बिल्कुल आगे की भूमिका निभानी है। इस बात को हमें समझना होगा। इसलिए साथियों, दुनिया इस वक्त बहुत बुरे हालात से गुजर रही है और हिंदुस्तान की हुकूमत अपने देश को बचाने के लिए, अपनी सॉवरेनिटी को बचाने के लिए कदम उठाने की बजाय हमें दुनिया के भेड़ियों के आगे छोड़ देना चाहती है कि वो हमें नोच डाले। इसलिए हमारी लड़ाई बहुत तीखी लड़ाई होनी चाहिए, कंसिस्टेंट लड़ाई होनी चाहिए, परसिस्टेंट लड़ाई होनी चाहिए। इस बात की तरफ हमें तवज्जो देनी है। आप बहुत ही मजबूत हाथों के अंदर आपकी यूनियनें हैं, इसको आप आगे लेकर के जाएंगे और किसी भी सूरत में आईडीबीआई बैंक को निरस्त नहीं होना। इस बैंक को किसी भी हालत के अंदर हमें कमजोर नहीं पड़ने देना, हमें इसको बचाना ही है। क्योंकि ये आप जानते हैं, गांव का संकट जो है उसके चलते हुए शहरों की तरफ पलायन हो रहा है। माइग्रेंट वर्कर्स बढ़ गए हैं, कम नहीं हो रहे हैं, और उनके लिए ना रोजगार है ढंग के, ना उनके लिए भविष्य है। और उसी के साथ साथ जो बेरोजगारी का वातावरण है वो बढ़ रहा है। तो जिनके पास सुरक्षित नौकरी है छीन लेना चाहते हो, जिनके पास रोजगार ही नहीं है उनको देना नहीं चाहते हो। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का मजाक बना दिया आपने, फौजों के अंदर लागू कर दिया और अग्निपथ की स्कीम चला के अग्निवीर हमारे बच्चों को, युवा बच्चों को जो अपना कैरियर बनाने की उम्र में होते हैं, उस टाइम पे आप उनको रिटायर कर रहे हो। 17 साढ़े 17 साल की उम्र में भर्ती करके अधकचरी ट्रेनिंग देके जब तक वो अपने समझ में भी नहीं आए तब आप उनको कहें कि अब आप रिटायर हो गए। तो इस देश का युवा परेशान है, इस देश के किसान परेशान है, इस देश के मजदूर परेशान है, इस देश की महिलाएं परेशान है। तो समाज का कौन सा हिस्सा है जो प्रसन्न है? हाँ, वो एक हिस्सा है, 1% ऊपर का, जो हिंदुस्तान की कुल धन दौलत का 40% से ज्यादा का मालिक है। परेशान है नीचे का 50% हिस्सा, 70 करोड़ हिंदुस्तानी, जिनके हिस्से कुल धन दौलत का केवल 3% आता है। मजे हैं उस सेक्टर के जिनका लगातार टैक्स रिड्यूस कर दिया गया, 35% से सीधे 15% पे ला दिया गया। लेकिन दुखी है कॉमन मैन जो जीएसटी का बड़ा शेयर देता है, लेकिन जिसको उसकी मांगों का
कोई भी सिला हासिल नहीं होता है। तो हमारे यहाँ जीएसटी की पेमेंट भी ऊपर के 10%, 3% जीएसटी देते हैं, और ये जो नीचे का हमारा 50% आबादी है जो केवल 3% धन दौलत की मालिक है, ये जीएसटी का 65% हिस्सा देते हैं। तो इस परिस्थितियों के अंदर जब हमारा हंगर इंडेक्स गिर रहा है, हमारे यहाँ कुपोषण से बच्चों के मरने की गिनती बढ़ती चली जा रही है, जब हमारे यहाँ खुद सरकार का एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में एडमिट करता हो कि 65% बच्चे जो 5 साल से नीचे मरते हैं वो कुपोषण से मरते हैं। जो हुकूमत 80 करोड़ को अनाज खिलाने की बात करे, उस हुकूमत के राज में 5 साल से नीचे के 65% बच्चे कुपोषण से मर रहे हो तो स्थिति सोच सकते हैं। पिछले साल क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट आया, उसमें बताया कि किसान तो आत्महत्या करते ही है, अब 2 हिस्से और आत्महत्या की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। एक हमारा दिहाड़ी मजदूर, 25% जो सुसाइड्स हुई वो हमारे कैजुअल दिहाड़ी मजदूरों की हुई, और दूसरा तबका है हमारे नौजवान जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। शिक्षा महंगी, इलाज महंगा, और पेरेंट्स की जिज्ञासा है, हर रोज कोटा की खबर आ जाती है 17 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा अपनी जान ले लिया क्योंकि प्रेशर है, कुछ करो, कुछ बन जाओ, लेकिन रोजगार तो नहीं है। इन सारी परिस्थितियों में देश बहुत बुरी हालत में है, आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है। अगर ट्रेड यूनियन आंदोलन मुस्तैदी से इन लड़ाइयों को आगे ले जाएगा तो समाज के दूसरे हिस्सों को संघर्ष करने की एक आस्था देगा, विचार देगा, प्रेरणा देगा, उनको आगे लेके चलेगा। तो आप केवल अपने लिए नहीं लड़ रहे हो, आप अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हो, अपने देश के लिए लड़ रहे हो, और उसी के लिए आप आईडीबीआई बैंक की सुरक्षा के लिए यहाँ पर पहुंचे हो। आप कह रहे हो कि इसको बेचो मत, आप उसकी प्रोटेक्शन की, आपकी सर्विसेज तो प्रोटेक्ट तभी होंगी ना जब आपका बैंक बचेगा। तो सर्विस आपकी सारी मांगे तो आपके बैंक के बचने के साथ जुड़ी हुई हैं। तो आपका बैंक बचेगा, उसके लिए AIBEA और AIBOA और UFBO ये सब तो कर ही रहे हैं प्रयास। ट्रेड यूनियन आंदोलन की तरफ से भी हमारा जो कन्वेंशन हुआ, मैं आखिरी में आपको बताना चाहती हूँ, 18 मार्च को हमारा नेशनल कन्वेंशन हुआ। उस नेशनल कन्वेंशन के अंदर हम लोगों ने सारी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस को बुलाया। वहाँ आपके बैंक्स के, इंश्योरेंस के, दूसरे पब्लिक सेक्टर के नुमाइंदे, लीडर, सब लोग वहाँ मौजूद थे। और वहाँ जो हमने डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया उसमें बैंकिंग सेक्टर की मांगे भी वहाँ रखी। आपकी 24-25 की हड़ताल होने वाली थी बैंक वालों की, हम लोगों ने वहाँ प्रस्ताव पास किया, वो कंसिलिएशन के चलते हुए वो डेफर हुई है। लेकिन 20 मई को पूरे देश के अंदर हम लोगों ने हड़ताल का नारा दिया है, और उसके अंदर हमारा जो 17 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड है वो उसका मुखरित है। तो हम लोगों ने उस 20 मई की हड़ताल में सब लोगों ने भागीदारी निभा के उसको यादगार हड़ताल बनाना है, क्योंकि हमारे ऊपर जो श्रम कानून लाए जा रहे हैं 4, वो हमारी इस धरने को भी रोक देंगे। मैं आपको बता रही हूँ, यूनियन रजिस्ट्रेशन को रोक देंगे, यूनियन डी रजिस्ट्रेशन आसान कर देंगे, यूनियन लीडरों पे फाइन थोपेंगे, उनकी सजाएं बढ़ाएंगे, मालिकों की सजाएं 0 कर देंगे। वो बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है, अगर 4 लेबर कोड की बात करें, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रही। मोटा मोटी हड़ताल का अधिकार छिन जाएगा, नेगोशिएशंस असंभव हो जाएंगी, बाइपार्टाइट सेटलमेंट्स सपना बना दी जाएंगी। ये पे कमीशन तो बना है, पर पे कमीशन अभी उन्होंने कंस्टिट्यूट नहीं किया। इलेक्शन को मद्देनजर रख के जल्दी से अनाउंस कर दिया है पे कमीशन, लेकिन वो इसको सिरे भी चढ़ने देंगे कि नहीं, ये एक डाउट है। इसलिए जो 4 लेबर कोड हैं वो ट्रेड यूनियंस की गर्दन दबाने के लिए है। तो वो एक मुख्य मुद्दा है 20 मई की हड़ताल का। निजीकरण का मुख्य मुद्दा उसके साथ जुड़ा हुआ है कि हम निजीकरण नहीं चाहते, वो बैंक्स हो या दूसरे सेक्टर हो। और उसके साथ साथ मजदूरों की जो दूसरी मांगे हैं, OPS की मांग है,
हमें यूपीएस या एनपीएस नहीं चाहिए, ओपीएस बहाल करो, ये मांग भी उसके अंदर है। तो वो सारी मांगे जो ट्रेड यूनियन आंदोलन की है, उन सारी मांगों को लेकर के 20 मई को जो आम हड़ताल होनी है, मैं आपको उसका आह्वान करते हुए